20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। ये आखिरी तस्वीर है जयपुर की डॉक्टर दीपा की, जो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हुए भूस्खलन से चंद मिनट पहले ही उन्होंने ट्वीट की थी। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में रविवार को दिल दहला देने वाला एक हादसा हुआ। यहाँ घूमने आए लोगों के सिर पर अचानक से मौत बरसने लगी और चंद पलों में ही 9 लोगों की मौत हो गई। इन्हीं में से एक थी जयपुर की रहने वाली डॉक्टर दीपा शर्मा। दीपा शर्मा सोशल मीडिया पर काफी फेमस थी, जो पहली बार अकेले ही यात्रा पर निकली थी और लगातार सोशल मीडिया के जरिए वो अपनी इस यात्रा को लेकर अपडेट भी दे रही थी। लेकिन ये किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये उनके अंतिम पल होंगे। किन्नौर पहुंचने पर वो बेहद खुश थीं। हादसे से चंद मिनट पहले जो तस्वीर उन्होंने ट्वीट की थी उसमें लिखा था, भारत के उस आखिरी पॉइंट पर खड़ी हूँ जिसके आगे जाने की नागरिकों को अनुमति नहीं है। इस जगह से करीब 80 किलोमीटर दूर तिब्बत का बॉर्डर है जिस पर चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है। हर कोई दीपा शर्मा की इस तस्वीर को पसंद कर रहा था। उनके चेहरे पर इस टूर की खुशी भी साफ झलक रही थी, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि ये उनकी आखिरी तस्वीर बन जाएगी। 34 साल की दीपा शर्मा के इस तरह हुए निधन से सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले स्तब्ध हैं, तो परिवार में मातम का माहौल है। भरतपुर की कोतवाली पुलिस ने नकली इंजन ऑयल बनाने वाली एक कंपनी पर छापा मारकर भारी मात्रा में ब्रांडेड कंपनी के ऑयल के लेवल और 1 लीटर के डिब्बे बरामद किए हैं। इस फर्जी कंपनी से पुलिस ने नकली ऑयल के भरे हुए 2 ड्रम भी जब्त किए हैं। साथ ही यहां से इस काले कारोबार में शामिल 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में नमक कटारा का महेश अग्रवाल और यूपी के छट्टा इलाके का मुस्तगीश शामिल है। बताया जा रहा है कि केले की फैक्ट्री के अंदर नकली इंजन ऑयल बनाने का काला कारोबार चलाया जा रहा था और यहां से भारी मात्रा में नकली ऑयल की सप्लाई होती थी। यहां से नकली इंजन ऑयल हरियाणा और उत्तर प्रदेश भेजा जाता था। वहाँ मौके की तलाशी के दौरान ल्यूब ऑयल के बहुत सारे फर्जी रैपर्स, कैस्टर ऑयल के स्टिकर्स, सील लगाने की मशीनें आदि पड़ी हुई थी और बहुत सारे खाली डिब्बे भी वहाँ पर मौके पर पाए गए थे। एक महीना बीत गया, लेकिन बेशकीमती सिक्के पर बड़ा सवाल अब भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि जिम्मेदार मौन धारण किए हुए हैं। जहां तक नजर वहां तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मजाल नहीं कि कोई परिंदा भी पर मार ले, कोई शातिर सेंध लगा ले, लेकिन जब जिम्मेदार ही लापरवाह हो जाएं, तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। भरतपुर संग्रहालय में भी ऐसा ही हुआ। जी हां, गुप्तकालीन सिक्के की चोरी पर जिम्मेदारों का मौन टूटने का नाम नहीं ले रहा। 12 दिन के बाद भी ना तो भरतपुर संग्रहालय के अधीक्षक कैमरे के सामने आ रहे हैं और न दूसरे जिम्मेदार जुबान खोल रहे हैं। सब ने गहरी चुप्पी साध रखी है, वो भी तब जब सिक्के के चोरी के बाद स्टोर कीपर को सस्पेंड कर दिया गया। मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार से होकर के कोई भी व्यक्ति गुजरता है तो उससे चेकिंग की जाती है और जहां वो सिक्का रखा गया था, जिस लॉकर में वो सिक्का रखा गया था, उस लॉकर की 2 चाबियां थीं। एक जो कीपर थे, स्टोर कीपर, उनके पास थी और एक संग्रहालय अधीक्षक के पास थी। पब्लिक सिक्के की सच्चाई उजागर करने के लिए कराई जाने वाली जांच का स्टेटस जानना चाहती है, लेकिन जिम्मेदारों को जवाब देते नहीं बन रहा। ऐसे में ऐतिहासिक सिक्के की चोरी की जांच की विश्वसनीयता और मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। 27 सालों के दिनेश देवासी पिछले 10 सालों से यूं ही लोहे की जंजीरों से बने हैं। चंद मीटर के इसी दायरे में दिनेश की जिंदगी सिमट कर रह गई है। बताया जा रहा है कि जालोर के दांतवाड़ा पंचायत के रहने वाले दिनेश की मानसिक हालत ठीक नहीं है। इसी वजह से इनके परिवार वालों ने दिनेश को खिचड़ी के पेट से बांध रखा है। दरअसल दिनेश के परिवार की आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि वो इसका इलाज किसी बड़े अस्पताल में करा सकें। दिनेश के माता पिता किसी तरह से मजदूरी करके दिनेश का पेट तो भर देते हैं, लेकिन इतना नहीं कमा पाते कि वो दिनेश का इलाज करा सकें। दिनेश के माता पिता की उम्र बढ़ती जा रही है और ऐसे में उन्हें ये चिंता सता रही है, अगर कहीं किसी ने मदद नहीं की तो उनके बाद दिनेश का क्या होगा।
हम भाई सरकार यूं ही करता हुआ यूं करे, मान तो मैं कोई हालत नहीं है हमारी तो, कमावा वालों कोई नहीं, मैं वही मौसम बैठा हूँ। हमें तो 10 साल थी है जो पालन पर कोई कराई हो इलाज, कोई इलाज बराबर गोली नहीं आई, गोली चालू है जो कोई वो है। एक भाई कमा वाला तो वो एक्सीडेंट जो लारे कमा वाला नहीं है, कोई उपाय नहीं है लारे। जब मेघ रूठ जाएं, जब बादल बरसने में कंजूसी करे, तब जोधपुर की महिलाएं यूं ही मनाने निकलती हैं घरों से इंद्रदेव को। सिर पर घड़ा रखकर और उन घड़ों में पानी के साथ हरी हरी पत्तियां रखकर नाचती गाती इन महिलाओं की इंद्र देवता से बस एक ही विनती रहती है, बरसो रे मेघा बरसो रे। ऐसा नहीं है कि बारिश के लिए इंद्र देवता को मनाने के लिए यहाँ की महिलाएं ही इस पारंपरिक नृत्य में भाग लेती हैं। खास बात यह है कि पुरुष भी इसमें दिल से भागीदारी करते हैं ताकि बारिश हो और उनको राहत मिले। बारिश के लिए जो इंद्र देवता को पसंद कर सके, और हम लोग है ना प्रसाद लेके आते हैं, नारियल घुघरिया वो भगवान को चढ़ाए तो बारिश की कामना करते हैं। मटकियों के छेद करके लेके आते हैं, पानी भर के उसमें जल बरसाते हैं और नाचते कूदते आते हैं, प्रसाद लेके आते हैं घुघरिया भुजी। बारिश के लिए हम करते हैं, पैदल आके भैरू जी के प्रसाद चढ़ाते हैं, इंद्र देव को मनाते हैं। ये ऐसी बस्ती है जहाँ के लोग बरसात ना होने की दुआ मांगते हैं, जिनकी हर सुबह और शाम ऊपर वाले से इस प्रार्थना के साथ शुरू होती है कि यहाँ बरसात ना हो, मॉनसून कभी मेहरबान ना हो। हमारे यहाँ पे पत्थर गिरा था, ये मकान टूटा था और 2 आदमी खत्म हो गए थे। ये बड़ी परेशानी से लोग रहते हैं, जब बरसात वगैरह आती है तो ये लोग मकान खाली कर के और अपने रोड पर चाह के रहने लग जाते हैं। मकान है ये पहाड़ के साइड में, तो इनको खतरा ये था, मकान होगा तो कभी भी खतरा हो सकता है, कभी भी। बारिश तेज हो रही थी ना, जो शाम के टाइम गिरता है, मौसम हो रहा था जब पत्थर गिर रहे थे बहुत सारे। ये बस्ती जयपुर के आमागढ़ किले के नीचे बसी है, छोटी सी कच्ची बस्ती है, तमाम सुविधाओं से महरूम, और इन सब की वजह है पास स्थित पहाड़ जो मौत बनकर 24 घंटे 7 दिन इनके सिर पर खड़ा रहता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जब भी बरसात होती है इन पहाड़ों से पानी कम, मौत का पत्थर ज्यादा नीचे उतरता है, और यही वजह है कि वो ऊपर वाले से हमेशा ये प्रार्थना करते हैं कि यहाँ कभी बरसात ना हो, हवा की रफ्तार कभी भी तूफानी ना हो। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान देश की सुरक्षा के साथ साथ अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी खूब निभाते हैं। इसी कड़ी में टोंक के देवली की 9वीं और 6ठी बटालियन के परिसर में जवानों ने पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश भी दिया। में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण प्रोग्राम चलाया गया। इसके तहत सीएसएफ के जवानों ने, अधिकारियों ने, परिवारजनों ने और शिक्षा विभाग, स्थानीय प्रशासन, पुलिस, मीडिया कर्मी, चिकित्सा विभाग के संबंधित कर्मचारी आदि ने यहाँ पे भाग लिया और लगभग 1500 वृक्ष यहाँ लगाए गए हैं। इस मेगा ट्री प्लांटेशन अभियान में सीआईएसएफ परिसर में गुलमोहर, नींबू, इमली, अशोक, नीम, जामुन, शीशम, बांस, बोगनविलिया और बेल के साथ साथ कई तरह के छायादार और औषधीय पौधे लगाए गए। खास बात यह है कि इन पौधों को लगाने वाले जवानों ने सभी 1580 पौधों को बचाए रखने का संकल्प भी लिया। बाइक पुरानी है, लेकिन मॉडिफाइड होने के बाद अब इसके फीचर्स नए और अलग हैं। कल तक पेट्रोल से दौड़ती थी, अब बैटरी से चलती है। फुल चार्ज होने के बाद 110 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप चलती है। तो खुश हूँ इससे कि भाई अच्छा है, 50 से 60 की स्पीड पकड़ लेती है और 100 से 110 किलोमीटर ये एक बार चार्ज में चल जाती है, और एक बार चार्ज करने में करीब 20 से 25 रुपए का खर्चा आता है, तो पेट्रोल से तो काफ़ी किफ़ायती है। इस बाइक को मॉडिफाइड किया है बीकानेर के गोपी किशन ने, जिन्हें रोजाना 35 किलोमीटर दूर थर्मल पावर प्लांट में काम करने के लिए जाना पड़ता है, और पेट्रोल की बढ़ती कीमत से इनके जेब पर असर पड़ने लगा था। लिहाजा विकल्प तलाशा और खुद ही पुरानी बाइक को इलेक्ट्रिक बाइक में तब्दील कर दिया। प्लांट में काम करता हूँ NLC इंडिया लिमिटेड के, तो वहाँ से मुझे रोज़ बीकानेर से अप डाउन करना पड़ता है, तो मेरा रोज़ का 70-80 किलोमीटर रन हो जाता है, जिसके कारण पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों को देखते हुए बहुत ऐसे परेशानी हो रही थी, बजट बिगड़ रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, अपने इलेक्ट्रिक स्कूटी कोई देखते हैं दूसरी,
तो इलेक्ट्रिक स्कूटर की न तो रेंज थी और न ही उस इतने स्पीड थी ताकि वहाँ पर ईजी से पहुँचा जा सके। तो मैंने अपना बनाने के लिए ट्राई किया और फिर बन गई अपनी बाइक। दरअसल ज्यादा माइलेज के लिए गोपी किशन ने पुरानी बाइक में इंजन को हटा 1000 पावर की इलेक्ट्रिक मोटर और लिथियम की बैटरी लगाई और अब उनका बाइक दूसरी इलेक्ट्रिक बाइक को टक्कर देती है। सावन के पहले सोमवार के मौके पर मरुधरा के तमाम शिवालयों में भोलेनाथ को जल अर्पण करने के लिए महादेव के भक्तों का तांता लगा रहा। कहते हैं सावन के महीने में गंगा जल, बेलपत्र, फूल, धतूरा, नारियल, दूध, दही, फूल से जो महादेव की पूजा करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है और उसमें भी सोमवार का खास महत्व है। लिहाजा इस मौके पर शिवालयों में भारी भीड़ उमड़ती है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे लोग अपने आराध्य को जल अर्पित करने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हैं। खास बात यह है कि प्रदेश के हर शहर, हर गांव से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां भक्त बम बम भोले के जयकारे लगा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर में भीड़ भी, सब मास्क भी लगा रखा है, कुछ लोगों ने नी भी लगा रखा। ठीक लग रहा है, ऐसा नहीं है। और सबसे कहो कि मास्क लगाओ तो बढ़िया रहेगा। होती है, बिल्कुल होती है। व्रत तो सभी रखते हैं, जिनकी श्रद्धा होती है वो लोग रखते हैं। जल चढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में यहाँ पर आ रहे हैं, तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें तथा अपनी आस्था को बनाए रखें। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। शंकर भगवान का बहुत बड़ा मंदिर है और कि सब लोग, बहुत लोग यहाँ पे आते हैं और के दर्शन करने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। शिवालयों में आस्था के सैलाब के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल की भी धज्जियां उड़ती नजर आई। मंदिर आने वाले ज्यादातर लोगों ने ना तो मास्क लगा रखे थे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। चारों तरफ बस लापरवाह लोगों की भीड़ नजर आ रही थी, जो कोरोना का डर भूलकर बाबा की भक्ति में लगे थे। इस बार रविवार से ही सावन महीने की शुरुआत हुई है, जो 22 अगस्त तक रहेगा। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। अनलॉक हुई दिल्ली की ये वो तस्वीरें हैं जिसे देखकर डर लगता है। जिस शहर में कोरोना काल में मौत ने कहर बरपाया हो, वहां से जब लापरवाही की ऐसी तस्वीरें सामने आए तो डरना लाजमी है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर होते ही दिल्ली सरकार ने दिल्ली मेट्रो को पूरी कैपेसिटी के साथ चलाने का ऐलान कर दिया है और उसी के बाद दिल्ली मेट्रो के दरवाजे पर सफर करने वालों की भीड़ जमा हो गई है। 1 साल बाद ये पहला मौका है जब मेट्रो फुल कैपेसिटी के साथ दौड़ रही है। हालांकि इस दौरान ना तो मेट्रो स्टेशनों पर और ना उसके अंदर बाहर सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन हो रहा है। और हम आधे 1 घंटे से पिछले वेट कर रहे हैं मेट्रो का कोई आता पता नहीं है और अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कब तक आएगी, कब तक नहीं आएगी। सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन ना पहले हो रही थी, ना हो रही है, ना बस में, ना मेट्रो में, ना कहीं मार्केट में। जैसे लास्ट टाइम केसेस बढ़ गए थे, इसी रीजन से अब भी बढ़ेंगे 100%। 6:45 से हम यहाँ वेट कर रहे हैं, लेकिन कोई गेट ना अंदर से कोई सफिशिएंट आंसर मिल रहा, ना कोई जवाब दे पा रहा है। बड़ी परेशानी हो रही है। अब जब केजरीवाल ने कहा कि 100% जा सकते हैं, बस में जाओ तो बस में भी वही हाल है। बड़ी परेशानी हो रही है, अभी तक सब लाइन में खड़े हैं यहाँ पे। आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो की तरह यहाँ लंबे समय से बंद पड़े वाटर पार्क और मनोरंजन पार्क को भी सरकार ने खोलने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली वाले अब घर से बाहर घूमने और सैर सपाटे के लिए इन जगहों पर जा सकेंगे। हालांकि इस दौरान वहां पर कोविड नियमों का ध्यान रखना होगा। आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले कुछ समय से कोरोना के मामलों में काफी कमी आई है। दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या भी 600 से कम है और यहाँ करीब 70 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन भी लग चुकी है। गुजरात के डांग में फिर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। यहाँ के गिरिमाल झरना, जिसे गिरा वाटरफॉल्स भी कहा जाता है, उसे देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ रही है। 250 फीट की ऊंचाई से गिरने वाले गिरा वाटरफॉल्स को गुजरात का न्यागरा भी कहा जाता है और मानसून के सीजन में इसे देखने के लिए गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से लोग जमा होते हैं। बहुत ही प्लीजेंट एंड बहुत ही खुशनुमा एटमॉस्फेयर है और सभी लोग कोऑपरेटिव है और डेवलपमेंट भी अच्छा खासा हो गया है पहले से। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ और ये डांग का सबसे बड़ा धोध है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ सब ठीक इतना अच्छा मौसम है कि उसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ मैं बार बार आऊँ।
ये मौसम बहुत ही सुहाना है और बारिश गिर रही है और इधर ये गिरा दूध है तो सबको बहुत मजा आ रहा है। इधर पर्यटकों से डांग गुलजार तो हो रहा है, लेकिन यहाँ आने वाले लोग जिस तरह से कोरोना के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना कभी भी विकराल रूप अख्तियार कर सकता है। रविवार को हुई भारी बारिश के बाद गुजरात के कई इलाकों में पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश ने गुजरात का क्या हाल कर दिया है। सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। शहर शहर गांव-गांव ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि 12 तालुकों में 12 घंटे की अवधि के दौरान 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है। अकेले राजकोट के लोधिका तालुक में 180 मिलीमीटर बारिश हुई है। छोटा उदयपुर के कवंत तालुका में 161 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि जामनगर के कलाबाड़ में 142 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि वलसाड़ के कपराड़ा में 129 मिलीमीटर बारिश हुई है। बोटाद, दाहोद, पंचमहल, वडोदरा, अरावली और गिर सोमनाथ जिले के क्षेत्रों में इस कदर बारिश हुई है कि निचले इलाकों में पानी भर गया है और हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के लखीमपुर खीरी में पहाड़ों पर हुई बरसात की वजह से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लखीमपुर के निगासन से आई ग्राउंड जीरो की इन तस्वीरों को देखकर आप यहां की स्थिति का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। बताया जा रहा है कि बनवासा बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने से लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। न सिर्फ शारदा बल्कि घाघरा और मुहाना नदियों में पानी बढ़ने से निचले इलाकों में कटान होने लगा है। खास बात यह है कि एक महीने के अंदर 40 से ज्यादा मकान शारदा में समा भी चुके हैं। अब हम लोग देखो दरिया मत है, ये ठोकर लगाने आई, कहीं बल्ली गाड़ दही, कहीं बालू थोड़ा भर दही, बस चला जाही। और न प्रधानों संगे नहीं और कुछ ना कि हाँ बड़ा ठोकर, कई बार कहा बड़ा ठोकर लगाई दे। अब देखो यहाँ लगा दें वहाँ लगा दें, पत्थर पुत्थर भी यहाँ देखो घर मकान गिर रहा है। हमारे तक कोई मकान गिर रहा है यहाँ बचे, अब कुछ ना हमारी जमीन भी कट जाई, अब घर भी कटा जाता। अब इतना कि बाबूजी हम नदी में डूब के मर जाए। प्रशासन हर साल बाढ़ से बचाने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा तो करता है, लेकिन घटिया काम होने के चलते जब नदी उफान पर आती है तो इलाके की हजारों एकड़ फसल और लाखों लोग प्रभावित होते हैं। हर साल सैकड़ों परिवारों के आशाने यूं ही नदी में समा जाते हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां पुरानी रंजिश में दो गुटों के बीच मारपीट हो गई। बताया गया है कि पंचायत चुनाव के बाद से ही दोनों पक्षों में विवाद चला था और ये विवाद एक दिन खूनी झड़प में बदल गया। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें दोनों ओर के लोग एक दूसरे पर डंडों से हमला करते दिखाई दिए। इस दौरान गाली गलौज भी खूब हुई। वहां सिर्फ डंडे ही नहीं चले बल्कि उन लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर भी बरसाए। देख ले लड़ाई, देख ले भाई। इलाके के कुछ लोगों ने जब बीच बचाव किया तब जाकर कहीं ये पूरा बवाल शांत हुआ। बताया गया है कि मारपीट की इस घटना में दोनों ओर के कई लोग घायल भी हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। वहां एक मकान में भीषण आग लग गई थी। बताया गया है कि ये हादसा घर में रखे रसोई गैस सिलेंडर में हुए धमाके की वजह से हुआ और पलक झपकते ही पूरा मकान आग के शोलों में घिर गया, जिसके बाद वहां मौजूद कुछ लोग आग की लपटों पर बाल्टियों से पानी फेंकने लगे, लेकिन उनकी ये कोशिश आग को बढ़ने से रोक नहीं पाई। थोड़ी ही देर में पूरा मकान आग का गोला बन गया और उसमें सब कुछ जलकर राख हो गया। घर से निकल रही आग की भयंकर लपटों ने आसपास के लोगों को दहशत से भर दिया। तमिलनाडु के रामेश्वरम और मंडप को जोड़ने वाले पंबन ब्रिज पर मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। इस मरम्मत की वजह से पंबन ब्रिज से गुजरने वाले रेलवे ट्रैफिक को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इसे लेकर साउथ रेलवे ने स्टेटमेंट जारी कर बताया है कि मरम्मत के लिए बंद किए गए पंबन ब्रिज से गुजरने वाली ट्रेन सर्विस के पैटर्न में बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि पंबन ब्रिज भारत का पहला सी ब्रिज है जिसे बने हुए करीब 107 साल हो गए हैं।
ये पुल पाक जल डमरू मध्य पर बना ब्रिज है, जो कि पवित्र और धार्मिक शहर रामेश्वरम को भारत के मुख्य भूभाग से जोड़ता है। खास बात यह है कि पम्बन ब्रिज के नीचे से जब भी कोई मालवाहक जहाज गुजरता है तो ये पुल नीचे से खुल जाता है और जहाज के गुजरने के बाद वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी रविवार को मुंबई में एक फुटबॉल मैच खेलने के लिए पहुंचे थे। खास बात यह है कि इस मैच में उनके दोस्त और अभिनेता रणवीर सिंह भी उनके साथ मैच खेल रहे थे। दरअसल बॉलीवुड एक्टर अक्सर संडे को फुटबॉल खेलने के लिए अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर जमा होते हैं और ऐसे ही एक मैच के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी मैदान पर पहुंचे थे, जहां रणवीर सिंह भी मौजूद थे। खास बात यह है कि रणवीर और धोनी एक ही टीम के लिए खेल रहे थे, जबकि सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान ने विरोधी टीम की जर्सी पहनी हुई थी। इस फुटबॉल मैच की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। फ्रांस की राजधानी पेरिस में सख्त कोरोना नियमों के खिलाफ कुछ लोगों ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया। वहां की सरकार ने कुछ दिन पहले मॉल, रेस्टोरेंट में जाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वालों के लिए कोविड पास जरूरी किया था, जिसकी मियाद अब बढ़ा दी। इसके अलावा अलग अलग सेक्टरों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए वैक्सीन लगवाना भी जरूरी कर दिया, जिसके विरोध में लोगों ने सड़क पर उतरकर बवाल करना शुरू कर दिया। हंगामे को बढ़ता देख वहां तैनात पुलिस भी तुरंत एक्शन में आ गई। हालात इस कदर बिगड़ गए कि भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पुलिस की इस कार्रवाई का प्रदर्शनकारियों पर बहुत ज्यादा असर होता नहीं दिखा। पुलिस वाले उन्हें भगाते और वो फिर अपनी जगह पर जमा होकर उत्पात मचाने लगते, लेकिन पुलिस के जवान भी उनके आगे झुके नहीं। उन्होंने भीड़ को खदेड़ने के लिए उन पर इतने आंसू गैस के गोले दागे कि पूरे इलाके में उसका धुआं छा गया। काफी देर तक सड़क पर यह बवाल यूं ही जारी रहा। अमेरिका की कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी आग की कुछ और डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई, जिनमें आग की खतरनाक लपटें जंगल के बड़े हिस्से को जलाकर राख करती दिखाई दी। पिछले कई महीनों से अमेरिका के कई जंगल आग के शोलों में धधक रहे हैं, लेकिन इतना वक्त बीत जाने के बावजूद हालात जिसके तस बने हुए हैं। अब जो तस्वीरें वहां से आई उनमें ये आग पहले से और ज्यादा विकराल दिखी। जंगल के हरे भरे पेड़ पौधे बुरी तरह से आग के शोलों में सुलगते नजर आए। ऐसा लगा जैसे वो जंगल का पूरा सफाया करने के बाद ही दम लेगी। इन जानलेवा लपटों के बीच दमकल कर्मी आग बुझाने में अपनी पूरी ताकत झोंकते दिखे। खतरे को देखते हुए आसपास के इलाके को तुरंत खाली करने के आदेश दे दिए गए। बताया गया ये विनाशकारी आग अमेरिका में अब तक 13 लाख एकड़ से ज्यादा इलाके में फैले जंगल को जलाकर तबाह कर चुकी है। इसके बाद भी इसकी भूख नहीं मिट रही और ये तेजी से जंगल को खत्म करती जा रही है। तेजी से गर्म होती इस पृथ्वी में क्लाइमेट चेंज की तरफ दुनिया का ध्यान खींचने के लिए लंदन में एक अनोखा तरीका अपनाया गया। वहां 60 टन बर्फ से एक विशाल कार बनाई गई और 24 घंटे के लिए उसे गर्मी के इस मौसम में एक पार्क में रख दिया गया। इसके जरिए लोगों को ये एहसास कराने की कोशिश की गई कि जितनी तेजी से कार की बर्फ पिघली, उसी तरह आर्कटिक के ग्लेशियर भी अपना वजूद खो रहे हैं। आपको बता दें कि लोगों तक ये संदेश पहुंचाने के लिए अमेरिकी कंपनी जेनपैक्ट ने ब्रिटेन की एनविजन वर्जिन रेसलिंग फार्मूला ई टीम के साथ मिलकर मेल्टिंग पॉइंट चैलेंज नाम का ये कार्यक्रम रखा। इस प्रोजेक्ट के लिए लंदन के मशहूर टावर ब्रिज के पास टीम की नीली रेसिंग कार खड़ी नजर आई, लेकिन लोगों का ध्यान असली कार पर नहीं बल्कि बगल में रखी उसकी हूबहू कॉपी बर्फ की कार पर था। जिंदगी में पहली बार बर्फ की कार ने लोगों को ऐसी हैरत में डाला मानो उन्होंने 8वां अजूबा देख लिया हो, और बच्चे तो उसके पास ही जम गए। लोग तस्वीरें खींचते रहे, लेकिन मौसम की मार ने 3 टन वजन वाली विशाल बर्फीली कार को लीलना शुरू कर दिया। कार के पसीने ऐसे छूटे कि उसकी बर्फ पानी बनकर टपकने लगी और शाम होते होते तो बर्फ के टुकड़े टूटकर अलग होने लगे। बर्फ से बनी कार को आखिरकार पिघलना ही था, लेकिन फिर भी महज एक दिन के लिए काम के लिए कई दिन तक मेहनत की गई। एक आइस चैम्बर में इंजीनियर बर्फ की बड़ी सी सिल्ली और औजार चलाते दिखे। एक एक बारीकी पर ध्यान दिया गया और फिर जाकर बनी बर्फ की कार, जिसे बनाया ही गया पिघलाने के लिए। सोशल मीडिया पर लोगों ने बर्फ के पिघलने का अंदाजा लगाया और जेनपैक्ट ने दावा किया कि वो हर एंट्री पर $1 क्लाइमेट चेंज पर काम करने वाली संस्था
आर्कटिक आइस प्रोजेक्ट को दान करेगी। कंपनी का मानना है कि उसकी तैयार की आधुनिक तकनीक के जरिए क्लाइमेट चेंज के शैतान से लड़ा जा सकता है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।